उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र को लेकर ये सारी घोषणाएं अभी कर रहे थे। साहिल, सीधे तौर पर हम देखें तो उद्धव ठाकरे शुरू से इस पक्ष में थे कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे ये चेन ब्रेक हो कोरोना की। महाराष्ट्र में जितनी संख्या में और खासकर मुंबई शहर में जिस तरह से मामले सामने आ रहे थे, लेकिन चूंकि राजनीति में ये बात बार बार कह दी गई कि लॉकडाउन सबकी बेहतरी के लिए नहीं होता है, शायद यही एक रास्ता बचा था जिसके जरिए चेन भी तोड़ी जाए, उन मजदूरों को आश्वासन भी दिया जाए जो अपने घरों का रुख कर रहे हैं, उन फैक्ट्री मालिकों को भी कहा गया है कि उनके लिए रहने की व्यवस्था वहीं पर की जाए। यही समझे, लॉकडाउन का ही एक स्वरूप समझे महाराष्ट्र में हम। बिल्कुल, ये एक लॉकडाउन का ही एक स्वरूप है। सिर्फ फर्क ये है इसमें कि इस बार ट्रांसपोर्टेशन की सेवाएं बंद नहीं की गई है। जो पिछली बार आपने देखा था कि पूरे ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो जहां था वहीं फंस गया था। इस बार ट्रांसपोर्टेशन बंद नहीं किया है, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ वो लोग कर पाएंगे जो इन सुविधाओं के लिए बाहर निकलते हैं, जैसे इसेंशियल सर्विसेज हो या बाकी चीजें हो। संचार बंदी लागू की गई है, यानी आर्टिकल सेक्शन 144 लगा दिया गया है, यानी एक वक्त पे 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा सड़कों पर नहीं घूम सकते। इस तरीके का ये निर्बंध होगा और 15 दिन के लिए होगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उनका यह कहना है कि जिस तरीके से नंबर्स बढ़ रहे हैं, पिछली बार पूरे लॉकडाउन की वजह से नंबर्स उस तादाद में नहीं बढ़ पाए थे जिसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इस बार जो प्रेडिक्शन किया जा रहा है वो सारे प्रेडिक्शन सही साबित हो रहे हैं। इसके चलते कम से कम जो आरोग्य सुविधा है उनको एक समय मिलेगा कि एक बार फिर उनको ठीक ठाक करने का समय मिलेगा। जो रेमडेसिविर का जो ये मंगवाया गया है, जो ऑक्सीजन उनको कम पड़ रहा है 1200 मेट्रिक टन, उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि 1200 मेट्रिक टन महाराष्ट्र में बन सकता है, उसमें से 950 से 1000 मेट्रिक टन सिर्फ पेशेंट्स पर दररोज इस्तेमाल किया जा रहा है। जो बाकी जो चीजें आने वाली है उसके लिए जो समय लगेगा वो उन्हें इस 15 दिन के समय से मिल पाएगा और 15 दिन में नंबर्स कम हो जाएंगे, जिसके चलते आरोग्य सुविधाएं भी थोड़ी खाली होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर या बाकी कोई भी इलाका नहीं है ऐसा कि जहां पर बेड्स की कमी पड़ रही है, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, वेंटिलेटर्स वाले बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, आईसीयू पूरी तरीके से भर रहे हैं। जो सरकार की सुविधाएं उनका भी भरना शुरू हो गया है। तो इसके चलते जो तनाव इन आरोग्य सुविधाओं पर पड़ रहा है उसको कम करने की कोशिश इस 15 दिन के मिनी लॉकडाउन हम कह सकते हैं, या एक लॉकडाउन का दूसरा स्वरूप हम कह सकते हैं, लॉकडाउन 2.0 कह सकते हैं या 5.0 कह सकते हैं, लेकिन जो स्वरूप है वो इस तरीके से लागू किया गया है फिलहाल के लिए। उम्मीद है कि 1 मई के बाद ओपनिंग अप शुरू हो सकेगा, अगर इसमें केसेस कम होना शुरू हो जाएगा तो, और उसकी बार बार उनको जानकारी लेनी पड़ेगी। और ये लॉकडाउन कर भी इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से हम पिछले 15 दिन में देख रहे हैं कि मुंबई के आसपास के तमाम जगहों पर फिलहाल बेड्स की कमी महसूस होना शुरू हो गया है और हर रोज मुंबई जैसे शहर में 8 से 10 हजार तक केसेस बढ़ रहे हैं, जो पिछली बार के मुकाबले करीब करीब दुगने केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र का भी अगर हम मुकाबला करें तो फर्स्ट वेव के वक्त जब महाराष्ट्र पीक पर पहुंच गया था तब 37,000 केसेस बढ़े थे मुंबई में, महाराष्ट्र में सितंबर में। आज की तारीख में महाराष्ट्र में 60 से 63,000 के तादाद में केसेस बढ़ रहे हैं और आज भी मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अभी भी हमें नहीं पता कि हम ये कह सकते हैं कि अब हम पीक पर पहुंच गए। तो जाहिर सी बात है कि ये एक दूसरा कोई चारा सरकार का कहना है कि उनके पास नहीं बचा था। इसी तरीके से जारी रहते तो एक वक्त ऐसा आता कि जो सुविधा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती। उनको अगर बचाना है तो इस तरीके का लॉकडाउन उन्हें करना होगा। दूसरी तरफ प्रेशर यह था कि इस बार मजदूरों को मुफ्त में राशन, जो हॉकर्स जो लौट आए थे उनको कुछ आर्थिक मदद, और जो बांधकाम जो कंस्ट्रक्शन मजदूर है उनको भी कुछ आर्थिक मदद देने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। अब देखना है कि 15 दिन में सचमुच में ये स्थितियां काबू में आती है या नहीं आती, वरना एक बार फिर सरकार को इसी तरीके के कुछ बंधनों के बारे में सोचना पड़ सकता है और उस पर शायद हमको देखना होगा कि अगले क्योंकि एक बार पलायन की शुरुआत होती है तो और ज्यादा मुश्किलें जो है वो बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि जिस तरह की गाड़ियों में खचाखच भर कर निकलते हैं उससे और ज्यादा समस्या समझ में आती है। बहुत शुक्रिया साहिल जोशी इस पूरी जानकारी के लिए। मुंबई का हाल बता रहे हैं, महाराष्ट्र का हाल बता रहे हैं साहिल, लेकिन इसके साथ ही समझना होगा कि देश के बाकी हिस्सों में भी कमोवेश यही परिस्थितियां। महाराष्ट्र तो पहला जब वेव आया था उस समय हमने देखा था कि किस तरीके की मुसीबतें वहां पर आई थी, और दूसरे वेव में भी उद्धव ठाकरे यही कह रहे हैं कि इस बार तो पिछली बार का जो अधिकतम था उसका डबल हो चुका है कोरोना के केसेस, और अभी भी ये नहीं पता कि क्या जो सेकंड वेव का पीक है वो हम छू पाए हैं अभी तक या फिर नहीं, या मामला और बुरा होना है। इसीलिए 15 दिन का
साहिल जोशी बता रहे हैं कि मिनी लॉकडाउन वहां पर महाराष्ट्र में लगाया गया है। देखना है कि इसका कितना फायदा होता है संक्रमण के उस चेन को तोड़ने के लिए। बाकी जगहों को भी अगर आप देख लीजिए, दिल्ली की बात आप देख लीजिए, यहां पर रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लगता है, लेकिन उसके बावजूद शाम से ही यहां पर अब कम से कम उतने लोगों की उपस्थिति आपको नजर नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश का क्या हाल है उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी तरफ से बताया कि वो खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके आसपास काम करने वाले जो लोग हैं उनमें संक्रमण पाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर अपने आप को आइसोलेट किया है। मुख्यमंत्री के साथ साए की तरह रहने वाले 3 अधिकारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल, ओएसडी अभिषेक कौशिक और विशेष सचिव अमित सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना के इनके अलावा भी कर्मचारी संक्रमण के शिकार हैं। ऐसे में सीएम ने एहतियात के तौर पर खुद को आइसोलेट किया है। इसकी जानकारी भी योगी ने खुद ही ट्वीट करके दी। सीएम ने लिखा है कि मेरे कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ये अधिकारी मेरे संपर्क में रहे हैं, अतः मैंने एहतियातन अपने को आइसोलेट किया है। सभी कार्य वर्चुअली प्रारंभ कर रहा हूं। आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में लगातार 8वें दिन उत्तर प्रदेश में नए मामलों का रिकॉर्ड बना है। यूपी में आज 18,000 से ज्यादा मामले आए हैं, जिसमें राजधानी लखनऊ में 5300 से ज्यादा नए केस हैं, प्रयागराज में 1856, वाराणसी में 1404, कानपुर में 1271 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले सोमवार को यूपी में 13,685 संक्रमित मिले थे, जबकि रविवार को 15,353 नए मरीज मिले थे। हालात को देखते हुए यूपी में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, गोरखपुर, बांदा और बलिया में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कितनी भयावह है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना अब मुख्यमंत्री के नजदीक तक पहुंच चुका है। एसपी गोयल, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी, सबसे नजदीक रहने वाले सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसके अलावा उनके डे अफसर अमित सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए और साथ साथ अभिषेक कौशिक। ये तमाम ऐसे अधिकारी हैं और लोग हैं जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द हमेशा होते हैं, और मुख्यमंत्री को इसके साथ ही खुद को आइसोलेट करना पड़ा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भी मीटिंग की है, जो उनकी टीम 11 की मीटिंग रही है, वो भी वर्चुअल करनी पड़ी है और उन्होंने खुद को आइसोलेशन में रख लिया है। अंदाजा इस बात से लगाइए कि उत्तर प्रदेश हर दिन कोरोना में अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ रहा है और आज ये आंकड़ा बढ़कर 18,021 तक पहुंच चुका है। यानी एक दिन में उत्तर प्रदेश में 18,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। साथ साथ लखनऊ ने भी अपना रिकॉर्ड तोड़ा है और 5,300 से ज्यादा लखनऊ में, और दूसरे नंबर पर प्रयागराज है। यही वजह है कि आज हाईकोर्ट को भी यहां तक कहना पड़ा कि सरकार लॉकडाउन लगाने पर विचार करे और 3 हफ्तों का ये लॉकडाउन हो, क्योंकि इंसान के जान की कीमत कहीं ज्यादा है बाकी दूसरी चीजों से। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। हर दौर, हर वेव एक नए चुनौती को लेकर सामने आता है। पहली बार में लोग लड़खड़ाते हुए ये सीख रहे थे कि कोरोना नाम की ये बीमारी है क्या और किस तरीके से इससे बचा जाए, कैसे निपटा जाए। अब दूसरा जब वेव आया है, तब ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि ये तो पहले वेव से बहुत ज्यादा विकराल है, बहुत अधिक संक्रामक है ये जो दूसरा वेव है वो। और ऐसे में जब पहले वेव के दौरान ही जो दावे किए गए थे कि जो पूरी व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, वेंटिलेटर्स युक्त बेड लगाए जा रहे हैं, वो सारे दावे अब फेल होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अलग अलग इलाकों में अगर आप देख लें, अलग अलग जगहों पर अगर आप देख लें, तो बेड्स की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी, ये सारी चीजें दिख रही हैं। और यूरोप के जो चंद देश थे जिनके नामों का हमेशा की बात की जाती थी कि कोरोना से किस तरीके से वहां पर त्राहिमाम है, लगभग परिस्थितियां वैसी ही नजर आ रही हैं। लाइन से खड़ी इन एम्बुलेंस की तस्वीर आज के भयानक हालात का सायरन बजा रही है। एक तो नहीं, 10-10, 12-12 एम्बुलेंस, और हर एम्बुलेंस में
गंभीर मरीज जो अस्पताल के बाहर वेट कर रहे हैं कि परमिशन मिले तो अंदर जाए। ये सारे एम्बुलेंस के अंदर मरीज ही है जिनको यहाँ पे कोविड का जो ट्रीटमेंट है वो दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हर एक एम्बुलेंस के अंदर जो मरीज है उनकी जो हालत है वो काफी गंभीर है, बावजूद उसके जो अस्पताल है पूरी तरीके से भर चुके हैं, जिसकी वजह से इसी तरीके से एम्बुलेंस में ही उनको ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है। और कम से कम 1 से 1.5 घंटा एक एम्बुलेंस को अंदर जाने में लगता है। ये भयानक हाल है अहमदाबाद के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल का। ऐसे लाइन से एम्बुलेंस मरीजों को लेकर खड़ी है, बस इस उम्मीद में कि जल्द इलाज मिल जाए, कहीं कोई बेड मिल जाए। बेड मिलना तो दूर, एंट्री मिलने में ही 4-4, 5-5 घंटे लग रहे हैं। अस्पताल में 1200 बेड है, कोई खाली नहीं है। लेकिन लोग करें भी तो क्या, कहीं और भी तो जगह नहीं। मेरी एम्बुलेंस आई जब मेरी एम्बुलेंस का 11वां नंबर था, यानी आगे 10 एम्बुलेंस खड़ी थी और मुझे इतना बताया गया कि जैसे जैसे आगे की एम्बुलेंस, ऑल द पेशेंट्स आर सीरियस पेशेंट, आई कैन अंडरस्टैंड द इमरजेंसी बीइंग अ डॉक्टर। तो जैसे जैसे आगे की एम्बुलेंस को एडमिशन मिलेगा ऐसे ऐसे मेरी चलेगी। और ऑलमोस्ट 15 से ज़्यादा मिनट मेरे यहाँ खड़े हो गए और 2 प्राइवेट हॉस्पिटल में घूम के आया। कोई जगह पे कोई भी हॉस्पिटल में देयर इज़ नो प्राइवेट बेड और कोई गवर्नमेंट की जो ऑक्यूपाइड है वो भी जगह नहीं है, तो मुझे आखिर सिविल में आना पड़ा है। कल रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे का मैं एम्बुलेंस का आंकड़ा बोलूँ तो टोटल 110 एम्बुलेंसेस हमारे यहाँ रात को आई और सब एम्बुलेंस को हमने अंदर हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आए वो सबको हमने लिया है और उनको स्टेबलाइज करके दाखिल किया है। सर, मरीज के रिश्तेदार ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको 3-3, 4-4 घंटा वेट करना पड़ रहा है और जिसकी वजह से उनको जो सीरियस कंडीशन होती है तो उनको एम्बुलेंस में ही ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है। जी, वो जो पेशेंट जहाँ से लिया जाता है वहाँ से फिर वो उनको जहाँ अलॉट किया जाता है 108 की तरफ से, तो वो अलग अलग हॉस्पिटल जाते हैं। फिर वहाँ पे कोई ना कोई टेक्निकल इश्यू होता है। कल ऐसा हुआ कि कई हॉस्पिटल में कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ था, उसकी वजह से उन्होंने एडमिट नहीं किया। अस्पताल अपनी मजबूरियां बता रहे हैं, सरकारें अपने दावे कर रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हाहाकार मचा हुआ है और जगह जगह भयानक हालत है। लखनऊ के हालात पर यूपी के कानून मंत्री की बातें सुन लीजिए। ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखकर बताया कि मरीजों को एम्बुलेंस टाइम पर नहीं मिलती, 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। हर दिन 4 से 5 हजार मरीज मिल रहे हैं, लेकिन बेड बहुत कम है। प्राइवेट सेंटर में कोरोना की जांच बंद कर दी गई है। सरकारी अस्पतालों में कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आने में कई दिन लग रहे हैं। रोजाना 17,000 टेस्टिंग किट की जरूरत है, लेकिन 10,000 किट ही मिल पा रही है। लखनऊ के हालात बहुत गंभीर हैं और अफसर सुस्त हैं। फोन करने पर फोन नहीं उठाते। मंत्री फोन तो उठाते हैं, लेकिन शिकायत करने पर भी काम नहीं होता। इसी तरीके से लगातार नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। ये शिकायतें मिल रही हैं कि तमाम जगह पर बेड्स खत्म हो चुके हैं, तमाम जगह इलाज नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर्स और तमाम जो दूसरी जीवन को बचाने वाली सुविधाएं हैं वो खत्म हो चुकी हैं। यहाँ तक कि शमशान घाट में लाशों को इंतजार करना पड़ रहा है। और सबसे गंभीर बात यह है कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने बाकायदा चिट्ठी लिख करके स्वास्थ्य विभाग को कहा है कि उनकी तरफ से न सिर्फ लापरवाही हो रही है जांच में, बल्कि देरी हो रही है। जो किट्स जितनी दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही है, रिपोर्ट्स लेट में आ रही हैं, रिस्पांस टाइम बहुत खराब है और अगर यही हालात रहे तो लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में हेल्थ व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है। ये बात अब हम नहीं, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री भी कह रहे हैं कि यहाँ ना टेस्टिंग की व्यवस्था हो पा रही, ना बेड की व्यवस्था है, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है। वो फोन करते तो अधिकारी उनके फोन का जवाब तक नहीं देते। जब कानून मंत्री का हालत एक, तो आम जनता कैसे जूझ रही होगी। कोरोना घर घर में फैला हुआ, लोगों की मौतें हो रही हैं, शमशान घाट पर लाश की लाइन लगी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में बिजी है। ऐसा लगता है पूरा सिस्टम धराशायी हो गया। पहली लहर में जिन तैयारियों के बड़े बड़े दावे किए गए थे, वो तैयारियां दूसरी लहर में कहां डूब गई, ये कोई नहीं बता पा रहा। दिल्ली में भी लोग भटक रहे हैं। आप लंबी कतारें देख सकते हैं। टेस्ट कराने से लेकर अपना रिजल्ट पाने तक बेड्स के लिए भी लंबी लंबी लाइनें दिल्ली के सभी अस्पतालों के बाहर दिख रही है। यही वजह है कि दिल्ली में 14 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सिर्फ कोविड के इलाज के लिए कहा गया। 4 सरकारी अस्पतालों को भी पूरी तरह से कोविड कर दिया गया। लेकिन क्या बेड्स की मारामारी खत्म होगी? इस वक्त हम सिविल लाइंस में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि संत परमानंद हॉस्पिटल में भी कोरोना मरीजों का इलाज होता है। जिस अस्पताल के बाहर हम मौजूद हैं, दिल्ली कोरोना ऐप के मुताबिक यहाँ पर एक भी आईसीयू बेड और वेंटिलेटर बेड उपलब्ध नहीं है।
एक तरफ ये स्थिति है और दूसरी तरफ सरकार के दावे हैं कि बेड की कमी नहीं है और ना ही होने दी जाएगी। दिल्ली में इस वक्त 12,600 बेड कोरोना मरीजों के लिए है, जिनमें 5,000 बेड खाली है। लेकिन अगर ऐसे ही केस बढ़ते रहे तो फिर क्या हालात होंगे, जब तैयारियां पिछली बार जैसी भी नहीं। जो नवंबर में सिचुएशन थी, नवंबर में 4100 बेड केंद्र सरकार की ओर से दिए गए थे, आज वो 1100 हैं। तो हमने कहा कि कम से कम पुराने लेवल पे ले आए। पिछली बार हाईएस्ट 8600 पेशेंट गए थे, उससे तो 1.5 गुना के करीब पहुंच चुका है अभी भी। तो अभी पिछली बार से सर्च ज्यादा है, तो हमने कहा कि कम से कम हाथ तक को लेके आए। दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, लखनऊ हो, मुंबई हो, शहर शहर यही हाल है। कहीं बेड्स नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं इंजेक्शन नहीं है, तो कहीं दवाइयां नहीं है। मुंबई के कोविड अस्पतालों में 80% बेड फुल है। 2,500 आईसीयू बेड्स में सिर्फ 60 बच्चे हैं। वेंटिलेटर बेड्स सिर्फ 20 बचे हैं। बीएमसी ने 325 नए आईसीयू बेड्स अलग अलग अस्पतालों में जोड़े हैं। पुणे के कोविड अस्पतालों में सिर्फ 17% ही खाली है। नागपुर जैसे शहर में 95% से ज्यादा कोविड बेड्स भर चुके हैं। बढ़ते कोविड केसेस को देखते हुए बीएमसी हॉस्पिटल बेड्स भी बढ़ा रही है। इस वक्त हम नेहरू साइंस सेंटर के एक हॉल में खड़े हैं, जिसे एक 150 बेड फैसिलिटी में कन्वर्ट किया गया है। इस फैसिलिटी में ऑक्सीजन की जो सुविधा है बेड्स पर, वो भी दी गई है। कुछ ही घंटों में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स इस फैसिलिटी में एडमिट होना शुरू हो जाएंगे। मुंबई के नाला सोपारा के एक अस्पताल में कुछ ही घंटे में 7 मरीजों की मौत हो गई। आरोप लगाए गए कि ये सब ऑक्सीजन नहीं मिलने से हुआ। अस्पताल में बड़ा हंगामा हुआ। इसी से आप समझ जाएं कि हालात कैसे बदतर हो चुके हैं। ये एक अस्पताल की बात नहीं, ये मुंबई की बात नहीं, ये पूरे महाराष्ट्र का हाल है और देश में हर उस जगह का हाल है जो दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित है। अहमदाबाद से गोपी खंगर, लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली से तनुश्री पांडे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। सिर्फ ये तैयारियां आगाह नहीं कर रही हैं, बल्कि एक और बहुत डराने वाली खबर ये है कि जिस तरीके से अब तक आरटीपीसीआर टेस्ट को फाइनल वर्ड माना जाता था कोरोना के हिसाब से, अब वो भी इस दूसरी वेव में कोरोना की बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा है। क्या है ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट? इस ब्रेक के बाद दिखाएंगे, आप देखते रहिए खबरदार। कोरोना के बढ़ते मामलों और तैयारियों में कमी से हम आपको कर रहे हैं खबरदार। न सिर्फ ये सारी चीजें हैं, न सिर्फ अस्पताल में भर्ती होने के लिए लाइन लग रही है, बल्कि अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाटों के बाहर भी वेटिंग चल रही है। छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। हर तरफ लाशें ही लाशें दिख रही हैं। लाशों को रखने की जगह तक नहीं बची। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल की ये मॉर्चरी छोटी पड़ गई। मॉर्चरी को एक स्टैंडर्ड साइज का बनाया जाता है, जो वो बना हुआ है, लेकिन अचानक शॉक, जहां 10 की कैपेसिटी वहां 50, 100, 200 पुराने जमा होते जाएं, तो जगह की कमी तो पड़नी है। ये हाल तो होगा ही जब कोरोना से इतनी संख्या में मौत हो रही है। छत्तीसगढ़ में मौत का आंकड़ा अब रोजाना 100 के पार जा रहा है। न मॉर्चरी में जगह बची है, न शमशान घाट खाली है। अंतिम संस्कार में भी वेटिंग है। पूरे देश में जहां जहां कोरोना की दूसरी लहर का कहर है, वहां वहां यही हाल है। हम इस वक्त दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट निगम बोध घाट पर खड़े हैं, जिसको खास तौर पर जो कोरोना का अंतिम संस्कार है उसके लिए भी तैयार किया गया है। और यहाँ पर कम से कम 20 चिताएं ऐसी हैं जो रिजर्व की गई हैं सिर्फ कोरोना की वजह से जिन मरीजों की मौत हो रही है उनके अंतिम संस्कार के लिए। दक्षिणी दिल्ली में पंजाबी बाग और हस्तसाल, जहाँ पर 15-15 चिताएं रिजर्व रखी गई हैं कि सिर्फ कोरोना की वजह से अगर मौत होती है तो उनका अंतिम संस्कार होगा। कोरोना से मौत पर दिल्ली के शमशान घाटों में चिताएं रिजर्व की गई हैं। वैसे तो लखनऊ शहर में पिछले एक हफ्ते से शमशान घाट छोटे पड़ गए। अंतिम संस्कार के लिए चबूतरे बढ़ाने पड़े हैं। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ रही हैं। बाहर से लकड़ियां मंगानी पड़ रही है। घाटों पर 2 शिफ्ट में अतिरिक्त कर्मचारी लगाने पड़े हैं।
हम इस वक्त लखनऊ के बैकुंठ धाम अंतिम संस्कार स्थल पर हैं, जहां पर हालात बेहद भयावह हो चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम जो स्लैब्स हैं, तमाम जो जगह हैं जहां पर डेड बॉडीज को लाके रखा जाता है, वो खचाखच पूरा भरा हुआ है और ये हालात रोज इसी तरीके हो रहे हैं। जबकि जितने भी शेड्स हैं जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है, चिता जलती है, वहाँ सब जगह ऑक्युपाइड है। हम लोग सुबह नंबर लगा के ले गए थे सुबह और 14 नंबर मिला हुआ है। अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, क्या टाइम होगा। ये तो लखनऊ की भयानक स्थिति है। झारखंड में रांची का हाल यह है कि कोविड से मौतों पर अंतिम संस्कार के लिए बने इलेक्ट्रिक शवदाह खराब हो गए, जिससे अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। और इसके बाद अफरा तफरी में नदी के घाट पर जैसे तैसे अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। रायपुर से महेंद्र नामदेव, दिल्ली से कुमार कुणाल और लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की बीमारी से जब दुनिया का आमना सामना हुआ था, उस समय से ही स्पेनिश फ्लू का जिक्र होता है कि किस तरीके से उस महामारी में लोगों की जानें गई थी। और अब दूसरी लहर आने के बाद एक बार फिर स्पेनिश फ्लू का जिक्र इसीलिए जरूरी है क्योंकि अब वहां पर भी एक समानता नजर आ रही है। स्पेनिश फ्लू और उसकी दूसरी लहर का देखिए, आज से 103 साल पहले ये फैली थी। इस महामारी में यही हुआ था कि दूसरी लहर बहुत खतरनाक थी। 2018 में फैले स्पेनिश फ्लू की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे। स्पेनिश फ्लू की 3 लहर आई थी जिसमें पूरी दुनिया में 5 से 10 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। भारत में भी करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। स्पेनिश फ्लू 2 साल तक चला था। पूरी दुनिया में इससे करीब 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए थे, जो उस समय दुनिया की 1/3 आबादी थी। भारत में स्पेनिश फ्लू की पहली लहर जून 1918 में आई, दूसरी लहर सितंबर 1918 में, जिसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा थी। 103 साल पुराने महामारी वाले इस विध्वंस से आज भी सबक लिया जाना बाकी है। Number one, it was mild, so mild that you saw medical journal articles saying this looks and smells like influenza, but it's not killing enough people, so it can't be influenza. A lot of cities, we don't really know in detail. My guess is probably a majority of cities, at least in the United States, didn't even see it first wave. भारत में दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है और उसके बहुत सारे कारण हैं। अव्वल तो ये देखिए कि वैक्सीन जो इससे लड़ाई लड़ने के लिए हमारी तैयार थी, लेकिन सिर्फ 8% आबादी को अब तक ये वैक्सीन लग पाई है। लोगों में कोरोना फटीग कहा जाता है, किसी भी पैंडेमिक में फटीग कहा जाता है, यानी लोगों में एक थकान सी आ जाती है। वो सारे एहतियात बरतते बरतते अपनी नॉर्मल जिंदगी से अलग होते होते, और इसीलिए वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और साथ ही कोरोना वायरस ने जिस तरीके से अपने आप को म्यूटेट करना शुरू कर दिया है, यानी उसके नए नए रूप नजर आते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों दूसरी लहर इतनी ज्यादा संक्रामक नजर आ रही है। लेकिन सिर्फ इतना ही खतरा नहीं है, खतरा और भी है। खतरा ये भी है कि अब तक जिस कोरोना वायरस को पहचानने के लिए हम अलग अलग टेस्ट्स करके उनके जरिए पता लगा सकते थे कि कोरोना वायरस से कोई संक्रमित है या नहीं है, उसको भी लेकर मुश्किलें आ रही हैं। दूसरी लहर कितनी डरावनी है, पूरे देश में कोरोना वायरस के कहर की हॉरर वाली तस्वीरें दिख रही हैं। 8वें दिन कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख से ज्यादा मिली है। 5 अप्रैल को 1,03,558 नए केस थे। 7 अप्रैल को 1,15,736, 8 अप्रैल को 1,26,789, 9 अप्रैल को 1,31,968, 10 अप्रैल को 1,45,384, 11 अप्रैल को 1,52,879, 12 अप्रैल को 1,68,912 और आज यानी 13 अप्रैल को 1,61,736 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। अब मरीजों की संख्या में लगातार उछाल आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो टेस्ट होते हैं इसके, यानी कि एक तो एंटीजन टेस्ट होता है जिसे बहुत ज्यादा सही नहीं माना जाता है। अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो उसके बाद RT-PCR टेस्ट के लिए जाना होता है। अब वो RT-PCR कम से कम अंतिम माना जाता है इसमें कि अगर उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आ रहा है वो बिल्कुल सही होगा। लेकिन अब ऐसे भी मामले हमारे सामने आ रहे हैं जहां एक व्यक्ति को पूरे के पूरे लक्षण हैं संक्रमण के, लेकिन उसके बावजूद RT-PCR की टेस्ट भी यही बता रही है कि वो व्यक्ति अभी भी नेगेटिव है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
बाजार की भीड़, दफ्तर में साथ काम करने वाले, ट्रेन और हवाई जहाज में साथ यात्रा करने वाले। क्या कोई इस बात की गारंटी दे सकता है कि वो कोरोना से संक्रमित नहीं है? जवाब होगा हाँ, क्योंकि कोरोना के टेस्टिंग सिस्टम RT-PCR की रिपोर्ट यही कहती है कि आप नेगेटिव हैं, सुरक्षित हैं, घर से निकल सकते हैं, लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं। लेकिन ये दावा भी गलत हो सकता है, क्योंकि नए खुलासे बेहद हैरान करने वाले और खतरनाक हैं। अब तक ये देखा जा रहा था कि RT-PCR ही वो ही तरीका है ये देखने के लिए कि एक व्यक्ति कोरोना वायरस का पेशेंट है या नहीं। लेकिन कोरोना वायरस के दूसरे वेव में ये देखा जा रहा है कि कई ऐसे सारे लोग हैं जो दरअसल कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, लेकिन RT-PCR टेस्ट ये डायग्नोसिस सही तरीके से नहीं कर पा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में अब सबसे खतरनाक बात यह है कि वायरस की मौजूदगी किसके शरीर में है, ये पता लगाना आसान नहीं है। पहले ही रैपिड एंटीजन टेस्ट को बहुत भरोसेमंद नहीं माना जा रहा था। अब RT-PCR टेस्ट की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे हैं। कई मरीजों में कोरोना के लक्षण होने के बावजूद उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। यानी अगर किसी मरीज को बुखार, खांसी, सांस फूलने जैसी समस्या होती भी थी, तो इसके बावजूद रिपोर्ट में वो संक्रमित नहीं दिख रहा था। ऐसे में जब डॉक्टरों ने मरीज का CT स्कैन किया तो उसके फेफड़े में हल्के पैच दिखे, जो बिल्कुल कोरोना संक्रमित होने की निशानी है। We are seeing a lot of patients who are coming with RT-PCR being negative but highly suggestive symptoms of COVID-19, and when you put them across through a CT scan, what we find are features which are very, very similar to what we get in COVID. So these are the patients whom we tend to miss because we get a negative PCR, and these patients, unless they land up in a hospital or some other modality is taken care of, they will go and spread the disease to others in the society. I think so this is very important. यानी कोरोना का नया वायरस टेस्टिंग की पुरानी प्रक्रिया को धोखा देने में अब सक्षम है। साधारण भाषा में समझें तो वायरस किसी मरीज के गले या नाक में मौजूद नहीं था, इसलिए जब नमूने लिए गए थे तो उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। इसकी जगह वो फेफड़ों में पाया गया, जो स्कैन के बाद ही पता चल सकता है। RT-PCR की जो सेंसिटिविटी है, जो रैपिड एंटीजन है उसकी 50% है, लेकिन RT-PCR है उसकी सेंसिटिविटी 65 to 70% ही है। एक सबसे पहले स्टडी में तो 66% थी, टू बी वेरी प्रिसाइज। हाँ, तो उसका जो सेंसिटिविटी है वो इट इज जस्ट 65 to 70%। उसका मतलब ये हुआ कि 1/3 केस में अगर कोरोना है फिर भी वो RT-PCR नेगेटिव आएगा, तो ये नॉर्मल चीज है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं हम। लेकिन बड़ा खतरा ये है कि जब तक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया नहीं जाता, तब तक वो आइसोलेशन की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता। और ये घातक है, क्योंकि ऐसे मरीज लगातार वायरस फैलाने का काम कर सकते हैं और ये कहीं भी हो सकते हैं। ऐसे में जिम्मेदारी उस शख्स की बनती है कि अगर उसकी रिपोर्ट निगेटिव आने के बावजूद कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं, तो वो खुद को तुरंत आइसोलेट करें और डॉक्टरों के संपर्क में रहें। We are seeing a lot of negative RT-PCR reports, but the patient are getting affected with the same symptoms. So, in those challenging cases, we are trying to extract the virus from deep inside the lung through a procedure called bronchoalveolar lavage. So that is becoming a handy tool for most of the clinicians to diagnose COVID-19 in such patients. देश में कोरोना के जो नए वेरिएंट मिले हैं, वो ज्यादा संक्रामक है। इतना ही नहीं, वायरस अलग अलग प्रकार के भी हैं। दूसरी लहर में मरीजों की बढ़ती संख्या इसका सबूत है कि वायरस की प्रकृति बदल गई है और ये पहले से ज्यादा घातक है। नए लक्षणों में लोगों के पेट में दर्द, उल्टी और कंजक्टिवाइटिस जैसे लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि बुखार, बदन में दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण तो पहले की तरह कायम ही है। इस वक्त सावधानी बरतने से ज्यादा कारगर कोई तरीका नहीं। वैक्सीन के अपने फायदे हैं, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भी नहीं भूलना है। स्नेहा मोरदानी और गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। और इस लड़ाई में वैक्सीन बहुत निर्णायक है और इसीलिए एक और अहम फैसला सरकार का हम आपको बता दें कि अभी तक जिन 2 वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है उनकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि सरकार ने यह निर्णय किया है कि जितने भी देश
हैं, जहां पर किसी सरकारी एजेंसी ने किसी वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्रूवल दिया है, उन सब के लिए अब यहां हिंदुस्तान में भी अप्रूवल होगा। यानी मॉडर्ना हो गया, फाइजर हो गया, ये सारी चीजें, जॉनसन एंड जॉनसन, ये सारी चीजें अब भारत में भी इस्तेमाल की जा सकेंगी। बस अब अंतिम एक प्रक्रिया बाकी रह गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।